everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज. इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं. ये जो वन शॉट आपको दूंगा, इस वन शॉट में पूरा चैप्टर आपकी नजरों के सामने से दौड़ जाएगा. हर एक टॉपिक को कवर करेंगे एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर. पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी हमारे पूरे इर्द गिर्द है, हमारे आसपास चलते हुए देखने को मिलेगी. इस चैप्टर में एक जो मेजर प्रॉब्लम रहती है वो रहती है पॉलिटिकल पार्टीज कैसे याद करें. निंजा टेक्निक है उसकी भी कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे याद रखना है. वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि जिससे सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन पेपर आपको ध्यान रहे कि हाँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूछ लो, हमें पता है उसमें क्या क्या लिखना है. वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं. शुरू करते हैं कहानी. सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं चैप्टर का, तो पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है. हो सकता है एक गांव में दूर दराज कोई एक व्यक्ति बैठा हो, उससे आप पूछो कि जुडिशरी जानते हो, लेजिस्लेचर जानते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जानते हो, एमएलए जानते हो, कुछ नहीं जानता है. वो एक चीज जानता है, क्या? मोदी सरकार. मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी से बहुत एसोसिएट करता है. एक आम व्यक्ति के लिए डेमोक्रेसी का मतलब होता है चुनाव में भी पार्टियां. तो मोस्ट विजिबल अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी के अंदर कुछ है तो वो है पॉलिटिकल पार्टीज. हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, तो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज की पॉपुलैरिटी नॉट नेसेसरली उनको पॉजिटिवली पॉपुलर बनाती है. लोग पॉलिटिकल पार्टीज को गाली देते हैं, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, बहुत ज्यादा उसमें रहती है लाइमलाइट में. तो व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए तो आप बोल सकते हो सर कॉमेडी शो होता है पॉलिटिकल पार्टी में. लेकिन उसके अलावा एक जो मेन इंपॉर्टेंट इंटेंट है वो बात अलग है कि क्या कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज. हमें उस पर फोकस नहीं करना है. किस सोच के साथ पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई थी कि एक लोकतंत्र में वो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर सके. तो ऑब्जेक्टिव जो था ना पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज का एस्पेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, वो इस नजरिए से बनाई गई थी कि लोग, सिंस वी आर इन अ डेमोक्रेसी, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोगों का रिप्रेजेंटेशन पार्टीज बेहतर कर सकती है. हम इस चैप्टर में इन्हीं सारी चीजों के इर्द गिर्द चीजें मतलब टॉपिक्स को पढ़ते चलेंगे. तो पहला टॉपिक जैसे आ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, या फिर मीनिंग वाला जो पार्ट है चैप्टर का, कि शुरू वहीं से करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज से क्या समझ में आता है आपको. तो पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग पे अगर जाएं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है वन शॉट, लेकिन एक वन शॉट में पूरी चीज है. यहाँ पे क्वेश्चन बताते चलूंगा, ध्यान रखते चलना. एनसीईआरटी में उस पार्ट को फिर हाईलाइट कर लेना या फिर दिमाग में रखना अपने कि हाँ, यहां से सवाल बनने का बोला था सर ने. तो जैसे अगर हम देखें पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? ग्रुप ऑफ पीपल, एक नहीं, दो नहीं, 8-10 लोग एक साथ आते हैं. क्यों एक साथ आते हैं? ताश खेलेंगे? नहीं, 8-10 लोग एक साथ आते हैं. मेनी पीपल, 8-10 ही नहीं और ज्यादा भी हो सकते हैं. शुरुआत तो ऐसी होती है ना कि साथ मिलते गए फिर कारवा बनता जाएगा. तो मेनी पीपल कम टुगेदर. क्यों आते हैं एक साथ? ताकि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके, चुनाव में लड़ेंगे, ठीक है. चुनाव लड़ने के बाद अगर जीत गए तो जीतने के बाद क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट में पावर होल्ड कर सके, सरकार में हिस्सेदारी ले सके, सरकार चला सके. फाइन. तो ये पॉलिटिकल पार्टी का बहुत सटीक मीनिंग है. दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड. थ्योरी बहुत अच्छी है क्या, कि वो पॉलिटिकल पार्टीज में ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. और पावर लेके करेंगे क्या, वो फिर वो कुछ पॉलिसीज वगैरह पे एग्री होंगे आपस में. एक मत तय होगा कि हम ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे सरकार बनाएंगे, वो सारी चीजें, ठीक है, ताकि कलेक्टिव गुड हो सके, ताकि एक साथ मिलके लोगों का भला हो सके, एक साथ लोगों का भला किया जा सके, ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, या फिर ये सिंपल मीनिंग है. ऑब्जेक्टिव्स में तो अभी एक एक करके हम परत दर परत खोलते जाएंगे चीजें. बाकी टू स्टार्ट विथ मीनिंग ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं. फाइन. अब आप जिस देखोगे ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज में जो मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी में व्यक्ति के लिए मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल पार्टी की. एक आम व्यक्ति जिसे कुछ नहीं पता है, पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है, लेकिन वो राजनीतिक दलों को जानता है, पॉलिटिकल पार्टीज को जानता है, ठीक है. वो अपने आप को वो जानता है कि उसको पंजे पे वोट देना है, कि कमल के फूल पे वोट देना है, कि झाड़ू पे वोट देना है. नाम नहीं भी पता होंगे तो ये पता है कि हाँ, झाड़ू कमल का फूल है और पंजा है, ठीक है, शेर का नहीं, हाथ का, ठीक है. तो पॉइंट क्या हो रहा है ना, कि जैसे अगर आप देखेंगे कि पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन दी सोसाइटी, ठीक. आप किसी गांव में चौपाल पे जाकर बैठोगे तो वहां आपको एक चुनाव के समय में क्लियर कट डिवीजन देखने को मिलेगा कि चार चाचा लोग जो बैठे हैं तो वो क्या है, वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं,
चार ताऊजी जो बैठे हैं तो वो किसी अलग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो सोसाइटी के फंडामेंटल डिविजन्स है ना, मतलब डिविजन्स कैसे आते हैं, आप जैसे देखोगे कुछ तो नेचुरल डिविजन्स होते हैं क्या, कि कोई मेल पैदा हुआ है कोई फीमेल पैदा हुआ है। फिर डिविजन्स जो रहते हैं तो वो विचार से बनते हैं कि मेरा सोचने का तरीका ये, तुम्हारा सोचने का तरीका ये है। तो वो थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम किसी पॉलिटिकल पार्टी ए के साथ अलाइंड होते हैं, दूसरा व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी बी के साथ अलाइंड होता है। तो इस तरह से जो सोसाइटी का फंडामेंटल डिविजन है ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन, वो पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट करती है। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर सेंट्रिस्ट पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी लेफ्टिस्ट है, एक पॉलिटिकल पार्टी राइटिस्ट है, तो उन विचारधाराओं में विश्वास करने वाले लोग अलग अलग पार्टियां चुन लेंगे, अपने अपने खेमे चुन लेंगे। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। एंड पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप क्या होती है कि एक व्यक्ति जो रहता है तो वो किसी ना किसी राजनीतिक दल का जब हिस्सा होता है ना, तो वो अपने आप को उस राजनीतिक दल से बहुत ज्यादा जोड़ के देखता है। उसके लिए ये मायने नहीं रखता है कि सामने वाला व्यक्ति सही है या गलत है, कह दिया ना बस, उस टाइप की कहानी रहती है। पार्टीशनशिप मतलब क्या है, व्हेन अ पर्सन्स इमोशंस और कह सकते हैं व्हेन अ पर्सन इज एसोसिएटेड विद अ पार्टी टू दैट एक्सटेंट दैट ही और शी रिफ्यूजेस टू बी अ न्यूट्रल पर्सन, ठीक है। वो अपने व्यू पॉइंट को न्यूट्रल नहीं रख सकता है, वो पार्टी के साथ इतना एसोसिएट हो जाता है। पार्टीशनशिप मतलब कि पार्टी दिमाग पर चढ़ जाना, अगर हिंदी में समझाऊं मैं आपको तो, कि जब एक पर्सन क्या होता है कि क्या बोल सकते हैं ना, न्यूट्रल स्टैंड लेने से वंचित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ही और शी इज एसोसिएटेड अ लॉट विथ द पॉलिटिकल पार्टी, तो वो पार्टीशनशिप हो जाती है। एंड सिंस पीपल are the part of political parties reflect the fundamental political division in the society, तो पार्टीशनशिप इज इन्वॉल्व विद द पॉलिटिकल पार्टीज। अब एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है वो हमने समझ लिया। क्वेश्चन यहां पे यही बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, तो आपको डेफिनेशन पता है, और उसके बाद में आता है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स। जैसे हम बोलते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार, तो कार एक कह सकते हैं एक यूटिलिटी व्हीकल है जिसके अंदर जो हमें ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रही है, जैसे हमारे मूवमेंट में मदद कर रही है। तो ये आपने कार की डेफिनेशन दे दी। एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, तो आप बोलेंगे कंपोनेंट्स में सीट होती है सर, स्टीयरिंग होता है, टायर होता है, हॉर्न होता है, ठीक है। तो वो कंपोनेंट्स हो गए। तो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन समझ लिया। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में होता कौन कौन है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। वो क्या है 3 कंपोनेंट? एक होते हैं लीडर्स, दूसरे होते हैं एक्टिव मेंबर्स, ठीक है, जो बहुत एक्टिवली क्या बोलते हैं कि युवा नेता टाइप के लोग जो होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष बना देते हैं, छोटे मोटे पोर्टफोलियो देते रहते हैं जिनको पार्टी के अंदर के, सरकार के नहीं, पार्टी की जिम्मेदारियां संभालने को दी जाती है, जो पार्टी का काम संभालते हैं, पोस्टर लगाने से लगा के, ठीक है, फूल से माला बनाने तक का काम, तो वो एक्टिव मेंबर्स होते हैं। और तीसरे होते हैं फॉलोवर्स। फॉलोवर्स मतलब क्या है कि जब कीबोर्ड वॉरियर्स लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो कुछ लोग एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी को, चुनाव में जो उनको ही वोट देंगे, चुनाव में जो इनको ही वोट देंगे, तो वो फॉलोवर्स होते हैं। अब याद रखने की सिंपल टेक्निक बताता हूं मैं आपको क्या होता है कि लीडर्स आर द पीपल हु टेक द डिसीजन, हु होल्ड द पोर्टफोलियो इन द गवर्नमेंट। अगर पार्टी जीतती है तो लीडर्स टाइप ऑफ आदमी रहेंगे, बाहुबली जैसे, ठीक है। फिर क्या होता है एक्टिव मेंबर्स, मतलब क्या, जैसे कटप्पा को पावर अपने हाथ में नहीं चाहिए थी, लेकिन वो क्या है, वो तत्पर था महेशमती के सिंहासन को बचाए रखने के लिए, काम करता था एक्टिवली। तो एक्टिव मतलब लीडर्स हो गए, एक्टिव मेंबर्स हो गए, ठीक है। और उत्सव की तैयारी करो वाले लोग जो रहते हैं वो क्या कहलाएंगे, एक्टिव मेंबर कहलाएंगे, वो सॉरी फॉलोवर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि they believe in the idea of leader, they support the acts of the active members, they vote for the political party। तो आम जनता जो रहती है, जो एक पार्टी के टुवर्ड्स इंक्लाइंड रहती है, तो वो उसके फॉलोवर हो जाते हैं। समझ में आया? वो उसके फॉलोवर हो जाते हैं। तो 3 कंपोनेंट ध्यान रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां से ध्यान रखिएगा व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स करके क्वेश्चन आता है, बनेगा, नंबर यहां नहीं कटेंगे अपने। आगे बढ़े अगर, तो अब जैसे अगर हम देखें कि सर ये तो एक सरफेसिंग हो गई कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अब अगर ऐसा आ जाए कि पॉलिटिकल पार्टी आखिर करती क्या है, चुनाव लड़ती है, बस चुनाव लड़ती है? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें। तो क्या करती है मतलब क्या फंक्शंस हैं उसके, क्या फंक्शंस है? कार की डेफिनेशन दे दी मैंने आपको, लेकिन कार के यूजेस क्या क्या है? तो आप बहुत सारे यूजेस बताएंगे। कार जो है तो फेयरवेल पे जब लड़कियां तैयार होकर जाती है तो उसके लिए कार से जाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा तैयार हुए।
तो पॉइंट मीन क्या कि फंक्शंस क्या है तो यूजेस क्या क्या है, ठीक है, कार के नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो यहां पे आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो फंक्शन एक एक करके 7 बताए गए हैं। अलर्ट, क्या अलर्ट कि बाबू सुनो मेरी बात, ये जो मैं आपको 7 फंक्शन बताने वाला हूं ना, ये सीबीएसई के कुछ फेवरेट डोमेन्स है। जैसे अगर अभी तक जितने चैप्टर पढ़ के आए पीछे पलट के देखोगे तो फेडरलिज्म चैप्टर में एक जगह आपसे पूछा जाता व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 करके बताते हो, ठीक है। तो पूरी सिविक्स में देखना एक वो वाला टॉपिक और एक ये वाला टॉपिक, ये 2 ऐसे टॉपिक है जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एक करके पॉइंटर में आंसर दिया हुआ है, और पॉसिबिलिटी है कि 5 नंबर के क्वेश्चन अगर इन चैप्टर से आते हैं तो इनका वेटेज तेज रहता है, ठीक है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ठीक है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी अगर पूछा जाए तो 7 फंक्शन क्या क्या है आपको एक एक करके सारे समझा देता हूं मैं, ठीक है। तो वो फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, व्हाट आर दी कह सकते हैं, व्हाट आर दी वर्क्स परफॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी तरह से सवाल पूछा जाए, सवाल बहरूपिया होता है तो आपको फंक्शंस लिखने को आएगा। तो सबसे पहला पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, अब तुम भी इतना ही मत लिख के आ जाना, एक्सप्लेन करना है इसको, जैसे कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। तो अब उसमें आपको क्या लिखना रहेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती हैं तो दे गिव टिकट्स टू देयर कैंडिडेट्स, दे डिसाइड्स दैट हु इज गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस जगह से पार्टी के नाम पे कौन चुनाव लड़ेगा, टिकट के नाम की लड़ाई होती है, ठीक है। तो पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन हाउ, तो पार्टीज गिव टिकट्स टू द कैंडिडेट, दे डिसाइड दैट दिस कैंडिडेट विल बी कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड दिस इज हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। कभी देखा है कि ये जा रही है बीजेपी, ये जा रही है कांग्रेस, पार्टी का कोई चेहरा नहीं है ना, पार्टी अपने आप में इंसान नहीं है, वो तो लोग जो है, मेंबर जो है, लीडर जो है, फॉलोवर जो है, वो मिलके पार्टी बनाते हैं। तो पार्टी वैसे क्या करती है, पहला फंक्शन ये है कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन बाय गिविंग टिकट्स टू द कैंडिडेट्स। अब जैसे यूएसए वगैरह में क्या होता है, पार्टी के मेंबर और जो पार्टी के मेंबर और फॉलोवर्स रहते हैं वो तय करते हैं कि टिकट किसको मिलना चाहिए। इंडिया में टॉप लीडर्स तय करते हैं कि टिकट किसको मिलना चाहिए, कौन इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, कौन कैंडिडेट को चुनाव लड़ना चाहिए, वो अलग अलग वेरी करता है। तो पहला फंक्शन तो हो गया कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है भाई साहब। दूसरा क्या है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू चूज फ्रॉम। अब हो क्या रहा है ना, एक देखो कनेक्ट करो, हम इकोनॉमिक्स और सिविक्स को जोड़ देते हैं। क्या हो रहा है कि हमने सिविक्स में देखा डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अभी इतनी लड़ाई हो रही है, सब कुछ चुनाव लड़े जा रहे हैं, क्यों लड़े जा रहे हैं, ताकि देश का विकास किया जा सके। हर पार्टी चाह रही है कि हम विकास करें देश का, ठीक है, ऑन पेपर तो यही बोलते हैं ना। तो अब क्या हो रहा है, अब जिसे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है कि जब हमने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अलग अलग लोग अलग अलग डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं, तो वैसे ही सोसाइटी के विकास के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं चुनाव, ठीक है, तो ये भी सब अलग अलग ओपिनियन रखेंगे कि ऐसा कर देंगे, ब्रिज बना देंगे, रोड बना देंगे, फिर गिर जाएगा, फिर एक बार चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, सॉरी पता नहीं क्यों मुझे आज थोड़ा सा ज्यादा उस पार्ट पे समझाने में मजा आ रहा है। तो कमिंग बैक टू दिस, तो जैसे अगर हम यहां देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती ना, तो वो वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस जो हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं। अलग अलग ओपिनियंस कैसे कि समाज में हर व्यक्ति देश का विकास चाह रहा है और हर व्यक्ति की देश के विकास को लेकर अलग अलग क्या है, अलग अलग नोशन से, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग से। पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे एक काम क्या कर देती है अच्छा, कि दे पुट फॉरवर्ड द डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू चूज फ्रॉम। तो वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस को नैरो डाउन कर देती है। तो जैसे बहुत सारे ओपिनियंस थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे ओपिनियंस को नैरो डाउन करके क्या करती, कुछ पॉइंटर्स पे कुछ पॉइंटर्स को एज अ कह सकते हैं एज अ प्रपोजल फ्रॉम द साइड ऑफ पार्टी रख देती कि हाँ, हम अगर चुनाव जीतते तो हम ये करेंगे। तो क्या हो रहा है कि ये क्लियर रहता है कि अगर बीजेपी चुनाव जीत रही तो ये करेगी, कांग्रेस चुनाव जीत रही तो ये करेगी, आम आदमी पार्टी जीत रही है अगर चुनाव तो वो ये करेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने डिफरेंट ओपिनियंस को पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में क्या कर दिया, मैनिफेस्ट कर दिया, एक मैनिफेस्टो निकाल दिया कि हम ये करेंगे। तो ये काम भी होता है, ये भी एक फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का कि दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तीसरा, पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। लॉ कौन बनाता है? लॉ कौन बनाता है? तो आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट में बैठा लेजिस्लेचर है, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लॉ बनाते हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी किसी ना किसी पार्टी के तो पार्ट होते ही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां तक पहुंचे ही इसलिए ना क्योंकि वो किसी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े और जीतने के बाद में पार्लियामेंट में जाके बैठे हैं। तो अब क्या हो रहा है, मतलब ऐसा है कि लॉ जरूर एमपी बना रहा है, लेकिन बाहर जो पॉलिटिकल पार्टी है पार्लियामेंट से, वो क्या बोलती है तो हमारा आदमी, तो हम जैसा चाहेंगे, हम जैसी सोच उसको देंगे, वो वैसा काम करेगा।
तो इस सेंस में पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, दे प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। जैसे लेट्स से कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, विमेन रिजर्वेशन पास हुआ, विमेन रिजर्वेशन बिल जो है तो वो पास हो गया पार्लियामेंट में, महिलाओं को लोकसभा और लोकसभा में और विधानसभाओं में 1/3 मतलब 1/3 रिजर्वेशन मिल गया है, ठीक है। तो ये लॉ बनाने वाला काम किसका है, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते थे। तो बीजेपी पार्टी ने क्या किया, बीजेपी पार्टी ने जब ये सोच लाई होगी कि इस साल हमें चुनाव में विमेन एजेंडा रखना है और इसके लिए हम विमेन के रिजर्वेशन के लिए लॉ पास करना चाहते हैं, तो क्या हो रहा है कि पार्टी जो थी, तो पार्टी ने एक डिसाइसिव रोल प्ले किया है इन मेकिंग ऑफ लॉज फॉर द कंट्री। मैं आपको देखो हर चीज वैसे पढ़ा रहा हूं जैसे मान लो चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन में जा रहा है, लेकिन वन शॉट है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, आखिरी तक हर चीज क्रिस्टल क्लियर होगी एकदम, ठीक है। तो पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम पुट फॉरवर्ड करती है, लॉ जब बनते हैं तो उसमें एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है। अब ये सारी चीजों के बाद में जैसे पार्टी जब जीतती है तो सरकार भी तो पार्टी की होती ना, ठीक है। तो सरकार तो साडी आप ही है, ऐसा कुछ एक गाना है ना जो भी है। तो यहां जैसे देखोगे तो फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज ही तो सरकार बनाती और चलाती है। क्यों? क्योंकि जो सरकार में बैठे हुए व्यक्ति हैं वो किसी ना किसी पार्टी से ही, तो जैसे आज हम देखेंगे तो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है तो वो प्राइम मिनिस्टर की चेयर को संभाल रहे हैं, लाइक वो प्राइम मिनिस्टरशिप को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ वो एक पार्टी का पार्ट भी है। तो अब जैसे देखा जाए तो बीजेपी क्या बोलेगी कि हमारी सरकार है, क्यों? क्योंकि जो सरकार चला रहा है व्यक्ति वो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करता है, समझा। सिमिलरली कांग्रेस के लिए भी, सिमिलरली हर पार्टी के लिए वही होगा। तो जब कोई एक पार्टी जीतती है तो एक तरह से सरकार बनाना और चलाना उस पार्टी के हाथ में हो जाता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया, ये एक फंक्शन हो गया। अगला देखें तो पार्टीज प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन, बड़ी अच्छी चीज है क्या, टेक रिस्क, इफ यू विल विन यू विल लीड, इफ यू विल लूज यू विल गाइड। तो यहां पे क्या हो रहा है कि भैया चुनाव में लड़े सब, जो जीत गए उन्होंने सरकार बना ली, सरकार चला ली, और जो हार गए उन्होंने क्या किया, जो हार गए तो वो अपोजिशन के रोल में बैठ गए कि उन्होंने बोला अच्छा हम हार गए, तुम अब सरकार चलाओ और हम तुम्हें चलाने नहीं देंगे। पॉइंट बिंग कि वो क्या करते हैं, वो आवाज उठाते हैं, ठीक है। वो और जरूरी भी है, बैलेंस ऑफ पावर बहुत जरूरी है। तो अब जैसे कोई पावर में है तो उसको चेक करने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए कि तुम सही लॉ ला रहे क्यों नहीं। अगर गलत लॉ ला रहे हो तो अपोजिशन क्या करता है, अपोजिशन क्रिटिसाइज करता है, इट गैदर सपोर्ट, ठीक है, गिव्स द ओपिनियन टू द पीपल की अगली बार हमें, हाँ ठीक है, अगली बार हमें वोट देना। तो अपोजिशन जो रहता है तो एक अल्टरनेटिव ऑफ द गवर्नमेंट की तरह रोल प्ले करता है। अपोजिशन भी तो पॉलिटिकल पार्टी का ही रूप होता है ना, कि जो पॉलिटिकल पार्टी हार गई वो अपोजिशन बन के बैठ जाती है, वो क्रिटिसाइज करती है, अपोज करती है रूलिंग गवर्नमेंट को, और इस तरह से एक बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखती है। तो एक फंक्शन ये हो गया कि पार्टीज प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन। तीसरा फिर इसके बाद में सब देखें कितना हो गया, छठवां, पांचवा, छठवां, सिक्स्थ फंक्शन, पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। इस टॉपिक से एक और चीज बता रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, छोटा 2 नंबर 3 नंबर का, कि हाउ पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन एक्सप्लेन। फंक्शन पूछा है 5 नंबर में पूछ लिया, वेल एंड गुड, बहुत सारे पॉइंट हमारे पास साथ लिखेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन से क्वेश्चन बन के आ जाता है कि पॉलिटिकल, हाउ पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। तो देखो आप समझना कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होते हैं, लैक्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं। अब वो जो लाखों मेंबर्स और फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज हैव मेनी मेंबर्स एंड फॉलोवर्स, और वो जो मेंबर्स और फॉलोवर्स होते हैं वो क्या काम कर रहे होते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाओ, वो मेंबर्स और फॉलोवर्स जो हैं तो वो पार्टी के स्टैंड को फॉलो कर रहे होते हैं, पार्टी जैसा बोलेंगी वो मेंबर्स वैसा करेंगे, वो मेंबर्स वैसा करेंगे। तो यहां पे वही चीज सिंपल सीधे सटीक तरीके से बताई गई है कि पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, हाउ, तो पॉलिटिकल पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड द स्टैंड्स टेकन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज आर रेप्लिकेटेड बाय द मेंबर्स एंड फॉलोवर्स। तो जैसा पार्टी बोलेगी वैसा मेंबर्स और फॉलोवर्स करेंगे। सो इन दिस मैनर द स्टैंड टेकन बाय द पॉलिटिकल पार्टी इज शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन। जो पार्टी करेगी बोलेगी वैसा लोग भी रिएक्ट करेंगे, लोग भी वैसा ही सोचेंगे। समझ में आया? तो पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। लास्ट जैसे देखें तो पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। एक आम व्यक्ति के लिए सरकार तक सीधे पहुंचना, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि सरकार इन द सेंस, सरकार में क्या कह रहा हूं, सरकार से मेरा मतलब यह है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जैसे एक कलेक्टर हो गए, एक एसपी हो गए, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज एक ब्रिज का काम करती है कि आम जनता जो है, तो जैसे
लोकल लेवल के पार्षद हैं, तो आम जनता पार्षद के पास अपनी समस्या लेके जाएगी कि क्या है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, और वो पार्षद जो है, तो वो पार्षद क्या करता है, गवर्नमेंट को पोक कर सकता है कि हमारे यहाँ नाली बनवाओ, रोड बनवाओ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये पॉलिसी का हमारे लोगों को बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से तो पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, जो वेलफेयर स्कीम है पूरा का पूरा, उनका बेनिफिट लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पार्टीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। यहां पे चीजें सटीक रूप से क्लियर होना चाहिए कि सातों के सातों फंक्शंस आपको क्लियर है। लेट अस रिकॉल वंस, इलेक्शन कंटेस्ट करना, ठीक है, फिर उसके बाद में पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को पुट फॉरवर्ड करना, फिर उसके बाद में लॉज को इंप्लीमेंट करवाना, और जीत जाती है पॉलिटिकल पार्टीज तो सरकारें बनाती है और चलाती है, ठीक है, सारे रिकॉल होते चल रहे हैं। और अगर हार जाती है तो अपोजिशन में बैठती है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन शेप करती है क्योंकि उसका जो प्रेजेंस है वो इतना ओमनी प्रेजेंट है, इतने सारे मेंबर्स हैं कि द स्टैंड्स टेकन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज आर रेप्लिकेटेड बाय द पीपल आल्सो। फाइन, एंड द लास्ट इज पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी, ठीक है, कि जो आम जनता जो है तो वो गवर्नमेंट तक पहुंच पाए, वहां पे पार्टी एक ब्रिज का काम करती है। तो दीज आर दी फंक्शंस। अब आगे बढ़े तो हमने इतना देख लिया कि हाँ, मतलब इतनी भी खराब नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, कंपोनेंट्स क्या है और फंक्शंस क्या है। एक एक चीज देखो, मीनिंग, कंपोनेंट, फंक्शन, क्वेश्चन बन के आते हैं। और चौथा क्वेश्चन जो बन के आता है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज द नेसेसिटी। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टार्टिंग में भी लिखा है सर व्हाई डू वी नीड, और यहां भी नेसेसिटी लिखा है। लिखना क्या है, लिखना यह है आंसर में कि स्पेसिफिकली नेसेसिटी लिख दिया तो आसान रहेगा, आपको यहीं से आंसर लिखना है। नीड अगर लिख दिया और 3 नंबर 5 नंबर में सवाल आ गया तो भी हम यहीं से पॉइंटर्स उठाएंगे। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज इन टुडेज एरा। इस तरह से सवाल आ सकता है रॉ फॉर्म में। सवाल बहरूपिया होता है तो अलग अलग तरह से शब्द बदल के आ जाएगा, लेकिन नेसेसिटी समझना, पॉलिटिकल पार्टी की अगर नेसेसिटी पूछिए तो क्या लिखेंगे हम। चलो शुरू करते, देखो, ठीक है। तो पहला सवाल ये है मेरा आपसे, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मेरा सवाल कि कैन मॉडर्न डेमोक्रेसीज एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। क्या मॉडर्न डेमोक्रेसीज बिना पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं आज मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कितनी जनसंख्या है, हर व्यक्ति के अंदर वो स्किल नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके और डिसीजन ले सके। प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो कि हर व्यक्ति को आप इंक्लूड भी कर पाओ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो इसके तहत आपको क्या समझना होगा, इसके तहत आपको ये समझना होगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास हो, हमारे इर्द गिर्द पॉलिटिकल पार्टीज हो, क्योंकि वो जो रहती है तो हमारा काम आसान कर देती है। एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, चलो कि 2 मिनट के लिए मान ही लो कि नहीं है पॉलिटिकल पार्टी, क्या कर लोगे? ठीक है, 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट देयर। अब कैसे काम चलेगा अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है? तो जब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी ना, तब क्या होगा कि सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी एक सूत्र की तरह है, एक धागे की तरह है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं अपन। देखो क्या है कि एक कैंडिडेट, ठीक है, अपनी जगह से लड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, दूसरा कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा, तीसरा कैंडिडेट, चौथा कैंडिडेट, सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े। अब होगा क्या ना कि ये सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े और ये हमारा देश था, मान लो ये हमारा देश था, ठीक है, ये हमारा देश था, सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े। अब आपको क्या चाहिए कि देश के लेवल पे भी कोई निर्णय ले, ठीक है, देश के लेवल पे भी कोई निर्णय ले, आपको ये चाहिए, फाइन। लेकिन अगर ये सारे लोग आपस में एक सूत्र से बंधे ना हो, एक सूत्र से बंधे ना हो, तो क्या इन चारों के बीच में आपस में कंसेंसस रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि चारों लोग जो एक ही पार्टी का पार्ट है, ठीक है, एक ही पार्टी से जीते हैं, तो वो चारों लोगों के बीच में पार्टी क्या करेगी, एक तरह से एक कॉमन कंसेंसस बिल्ड कर देगी। कंसेंसस मतलब चेतना, चेतना मतलब सोचने समझने की शक्ति जो रहेगी, तो चारों में एक जैसी रहेगी, क्योंकि चारों को एक पार्टी ने बांध के रखा है। पॉजिटिव सेंस में मतलब कि पार्टी कोऑर्डिनेट कर रही है चारों के बीच में, समझ में आया? और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टी क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टी चारों अपनी तरफ अलग अलग भागेंगे, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा। तो कंट्री के बारे में कौन सोचेगा? नेशनल लेवल पर डिसीजन कैसे ले पाएंगे हम? ठीक है, तो समझ में आया? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छे से समझना, मॉडर्न डेमोक्रेसीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है विदाउट पार्टीज। एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट रहेगा, और जब वो इंडिपेंडेंट रहेगा तो अपनी मनमानी करेगा। और अपनी मनमानी करने में नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि कोई मेजर कंसेंसस डेवलप नहीं होंगे, सारे लोग अलग अलग अपने अपने दिशाओं में भागेंगे, उनको एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो देश का कैसे काम चलेगा? फाइन,
नो प्रॉमिस फॉर एनी मेजर पॉलिसी चेंज कैन बी मेड, मतलब वो सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित होंगे। तो मेजर लेवल पे अगर कोई पॉलिसी चेंज लाना है, जिससे जैसे हम फॉर एग्जांपल की टैक्स, वैट लगता था पहले, अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये डिसीजन लिया गया कि पूरे देश में जीएसटी एक जैसा टैक्स लगाया जाएगा। तो अब हुआ क्या है कि वो पूरे देश के लिए निर्णय लेना है, और अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलता नहीं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो हमारे हिसाब से जीएसटी नहीं लगना चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो लगना चाहिए। तो आप एक मेजर कंसेंसस कैसे बिल्ड करोगे? वो तो क्या हुआ कि एक पार्टी थी बीजेपी मेजोरिटी में, फॉर एग्जाम्पल, हाँ सारी पार्टीज के जो नाम ले रहा हूं तो वह एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं आपको बस। तो जैसे देखेंगे तो एक पार्टी थी, तो एक पार्टी ने क्या किया कि अपने सारे एमपीज को बोल दिया कि हमें एक स्टैंड लेना है, एक स्टैंड लेना है। और उससे क्या हो गया कि अब पार्टी का, क्योंकि विप है एक तरह से, पार्टी ने ऑर्डर इशू कर दिया कि सारे पार्टी के मेंबर जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो यही निर्णय लेंगे कि हाँ जीएसटी इंप्लीमेंट करवाना है। तो क्या हुआ, तो थ्रू आउट द कंट्री आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक मेजर पॉलिसी डिसीजन पॉसिबल हो पाया। अब वही सोचो कि इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कोई मेजर कंसेंसस कैसे बनते, मेजर पॉलिसी चेंज कैसे कर लेते? आप सब अलग अलग भाग रहे होते अपनी अपनी जगह। तो उस सेंस में, उस कंटेक्स्ट में क्या जरूरी है, उस सेंस में, उस कंटेक्स्ट में पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है। गॉट इट? फाइन। तो अब ये क्यों नहीं हो पाएगा वो मैं समझाते ही चल रहा हूं वैसे आपको। वो इसलिए नहीं हो पाएगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो नो कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री एज अ होल, इलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कुएं का मेंढक बन के रह जाते सब अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, तो आप कैसे नेशनल लेवल पे डिसीजन ले पाते? समझे? दूसरी चीज जैसे अगर समझोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए भी जरूरी है, तो द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। टुडे वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दिस इज द आंसर, यू पीपल विल गेट अ डायरेक्ट आंसर। जैसे अगर आप देखोगे तो ये नोट्स ले लेना टेलीग्राम चैनल से, सब कुछ तुम्हारा, ठीक है। पॉइंट ये है कि मैं इस तरह से स्लाइड बनाता हूं कि जो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एक स्लाइड पे मिल जाए, तो उसका आंसर जो मिर्च मसाला है, कीवर्ड्स है, वो वही मिल जाएंगे। तो व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज? क्योंकि पार्टीज के बिना सब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, कोई मेजर कंसेंसस नहीं बन पाएगा, कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं ले पाएंगे। और वो क्यों नहीं हो पाएगा? वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे। फिर सब जैसे अगर आप देखेंगे तो फिर सब जब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो नेशनल लेवल पे कोई सोचेगा नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टुडे वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट जाके मोदी जी को वोट देके आ रहे हैं, बोल रहे कि मोदी जी हमने आपको वोट दिया। पॉइंट क्या हो रहा है ना, पॉइंट यहां पे हो रहा है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना लीडर चूज कर लेते हैं और फिर जिसकी मेजोरिटी होती है उसकी सरकार बनती है, ठीक है। तो अब जब हम सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट दे रहे हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं, तो वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना, वो आपस में एक साथ कैसे आ पाएंगे? तो उनको एक साथ वो ये कि एक माला में सारे मोतियों को पिराने का काम करता है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी वो धागे की तरह है कि सबने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लिया, और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, तो अगर वो मेजोरिटी रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी ए के हैं तो ए सरकार बनाए, पॉलिटिकल पार्टी बी के अगर मेजोरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो बी सरकार बनाए, ठीक है। तो राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटीज। पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ डेमोक्रेसी। इसी कंटेक्स्ट में इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज। गॉट इट? क्लैरिटी होना चाहिए, क्रिस्टल क्लैरिटी होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी। चलो एक बार थोड़ा सा फिर रिकॉल करेंगे। क्या रिकॉल करेंगे? हमने मीनिंग, कंपोनेंट्स, फंक्शंस, नीड या फिर नेसेसिटी को समझा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सा सिस्टम अच्छा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो कहीं तो एक ही होती है, चाइना में सर सिंगल पार्टी है, कहीं कहीं दो होती है, कहीं कहीं तीन होती है। तो हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव? क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव? कितनी पार्टीज होना चाहिए? ये भी तो एक पॉइंट है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज तो सही है, लेकिन कितनी होना चाहिए? तो अब जैसे अगर हम यहां देखें, ठीक है, फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। हम एक जैसे अगर आप देखोगे तो वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब अगर जैसे आप देखोगे एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो अगर हम वोट दे सकते हैं, 9 सिविक्स में पढ़ा अपन ने, हम वोट दे सकते हैं तो हम चुनाव में भी लड़ सकते हैं, ले भी तो सकते हैं, देना ही देना क्यों है। तो इफ वी कैन वोट, वी कैन कंटेस्ट ऑल्सो इलेक्शन। एज का डिफरेंस आता है, तो हमें सबको आजादी की चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ो, कैसे लड़ोगे? ठीक है, तो अकेले लड़ लो, पार्टी बना के लड़ लो, जैसे लड़ना है वैसे लड़ लो, ठीक है। तो उस चीज की पूरी आजादी है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, और इसी आजादी का इस्तेमाल करते हुए जैसे अगर आप देखोगे
तो मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विथ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन के पास में 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है इंडिया में। अब ये 750 में से आपको पता है 7 के भी नाम बता दोगे तो मेरा दिल गदगद हो जाएगा कि चलो बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो मोस्ट विजिबल जो पार्टीज है वो बहुत कम है, बोलते ना बहुत एक्टिव पार्टीज बहुत कम है, लेकिन पार्टीज बनाने की पूरी पूरी आजादी है। तो कितनी पार्टीज होना चाहिए, तो इंडिया में तो आप देख रहे हैं 750 से ज्यादा है। फाइन, तो अलग अलग सिस्टम होते हैं हर देश के, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। सो पॉइंट ये कि आर दीज ऑल पार्टीज सीरियस कंटेंडर्स, क्या सारी पार्टीज सीरियस कंटेंडर्स हैं? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कुछ ही पार्टीज जो है तो बहुत ज्यादा हमें उनके नाम सुनने को आते हैं, नेशनल और स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में कुछ ही पार्टीज जो है वो प्रोमिनेंट है, सारी पार्टीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन पार्टीज की आजादी है। तो अब जैसे अलग अलग सिस्टम देखें अगर हम, तो डिफरेंट पार्टी सिस्टम की अगर बात करें तो एक टाइप या फिर एक पार्टी सिस्टम कौन सा है? वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम मतलब क्या है कि जहां पे सिर्फ एक पार्टी डोमिनेट करती है। कंट्री में इलेक्शन होंगे लेकिन इलेक्शन में सिर्फ एक पार्टी का वर्चस्व रहेगा। अब देखो ये ऐसा है क्या कि बॉक्सिंग खेल रहे हैं और बॉक्सिंग में रिंग में एक ही व्यक्ति है, तो वो हवा में 2-4 घुसे चलाएगा और बोल देगा यस विनर, ठीक है। तो ये कुछ वैसी कहानी है। वन पार्टी सिस्टम को आप डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर छोटी क्लासेस में जो पढ़ के आए हो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन उसको रिकॉल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव वेयर पीपल दोज हु आर इलेक्टेड बाय दी where the representative elected by the people takes all the major decision, ठीक है। तो elected by the people होना चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन जो है ना तो वो ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम प्रोवाइड करना चाहिए। डेमोक्रेसी में तो यही है ना कि इलेक्शन से व्यक्ति आना चाहिए। तो वन पार्टी वाले बोल देंगे कि हाँ हम भी चुनाव लड़के आए हैं, लेकिन वो चुनाव में देयर शुड बी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। लेकिन वन पार्टी सिस्टम में जहां क्या होता है, जहां पे ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, तो यहां पे मल्टीपल पार्टीज नहीं है। तो लोगों के साथ सिनेरियो क्या है, या तो इन्हें वोट दो या तो इन्हें ही वोट दो। फाइन, दे डू नॉट हैव द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। तो इस तरह के वन पार्टी सिस्टम को आप डेमोक्रेटिक नहीं कहोगे। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है। देखो भैया चाइना इज एक्सेप्शन, ठीक है। चाइना के आगे जहां चाइना का नाम आता है वहां ब्रैकेट में एक्सेप्शन लिखते चलना चाहिए। उनका हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है, वो हमेशा ऐसा बोल देते हैं। तो चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है, लेकिन वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है तो वो या फिर उससे जुड़ी हुई एसोसिएशंस ही चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकती है। गुड और बैड, तो एब्सोल्युटली दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट्स बैड। लेकिन अब चाइना में वो चल रहा है सिस्टम, चाइना में चल रहा है, ठीक है। तो एक तो वन पार्टी सिस्टम होता है, दूसरा होता है टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। दूसरा होगा टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हो, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही है, वो टू पार्टी सिस्टम होता है। तो पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू पार्टीज। जैसे यूनाइटेड किंगडम में और यूएसए में टू पार्टी सिस्टम चलता है। ये सही है या गलत है? तो इसको आप नॉन डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट पीपल हैव दी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। तो ये नॉन डेमोक्रेटिक नहीं होगा। इनफैक्ट वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूएसए में टू पार्टी सिस्टम चल रहा है। चलो एक होमवर्क देता हूं मैं, आप बताना कि यूके में 2 प्रोमिनेंट पार्टी कौन कौन सी है जिनके बीच में पावर टसल चलती रहती है। यूएसए में 2 प्रोमिनेंट पार्टीज कौन कौन सी है जिनके बीच में पावर टसल चलती रहती है। मतलब यहां पे तय है कि या तो पार्टी इनके पावर इनके पास होगी या तो पावर इनके पास होगी, इस टाइप से, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम है, ठीक है। टू पार्टी सिस्टम में पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू पार्टीज। अब तीसरा आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? ये रंग बिरंगा सतरंगी, मतलब यहां पे मल्टीपल पार्टीज हैव द पॉसिबिलिटी टू कम इनटू द पावर। जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहां पे सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं है, बीजेपी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता गवर्नमेंट और कितनी ही सरकारें बनी है, कोलिजन की सरकारें बनी है। तो कोलिजन और अलायंस 2 चीज होती है। अलायंस मतलब क्या है कि चुनाव से पहले तय कर लिया जाता है। जैसे एनडीए है ना, सॉरी एनडीए नहीं, एनडीए भी एक अलायंस है नो डाउट, ठीक है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी का अलायंस है। वैसे ही अभी जो आगे आने वाले चुनाव है उसके लिए एक अलायंस बना है इंडिया, ठीक है। इंडिया एक अलायंस बना है। तो अलायंस मतलब क्या है कि चुनाव के पहले ही जब कुछ गुट एक साथ आ जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ जाती हैं और वो इस नजरिए से एक साथ आती है कि हमारे एक साथ आने से शायद हम ज्यादा वोट बैंक को अपील कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो अलायंसेस होते हैं। और चुनाव के बाद जो पार्टीज एक साथ आती है, उन्होंने देखा कि यार चुनाव के रिजल्ट आ गए, ना तुम जीते ना तुम जीते ना तुम जीते, तो अपन 2-3 लोग साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बना लें, तो वो कोलिजन होता है, ठीक है। तो अलायंस और कोलिजन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में मल्टीपल पार्टीज कंटेस्ट करती है। एक पार्टी की जीतने की संभावना नहीं होती है तो मल्टीपल पार्टीज एक साथ आके सरकार बनाती है।
और इसमें यह भी है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एक पार्टी की पॉसिबिलिटी जीतने की रहती है, दो पार्टी की जीतने की रहती है, मल्टीपल पार्टीज की जीतने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो व्हेन सेवरल पार्टीज कंटेस्ट एंड हैव द चांस ऑफ विनिंग टू पावर, इट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम, कोलिजन गवर्नमेंट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे क्या होता है, जब किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो मल्टीपल पार्टीज एक साथ आके सरकार बनाती है, जिसे कोलिजन गवर्नमेंट या फिर गठबंधन की सरकार कहा जाता है, ठीक है। इंडिया इज एन एग्जांपल कि यहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम चलती है। चलो अलर्ट हो जाओ जरा एक बार, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस जो आते हैं, तो डिफरेंशिएट बिटवीन में सिविक्स से ये एक फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई का, वन पार्टी सिस्टम टू पार्टी सिस्टम में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। इनको एक्सप्लेन करने को पूछ लिया जाता है, तो किसी भी तरह से सवाल आए, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम डिटेल में हर चीज इसीलिए पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद हमें एक चीज आती है, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव सर, ठीक है, कौन सा पार्टी सिस्टम अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, विच ऑफ दिस इज बेटर, वन पार्टी सिस्टम अच्छा है, टू पार्टी सिस्टम अच्छा है, या मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क, ठीक है। तो हो सकता है इस ऐसा लिखने पे एग्जामिनर नाराज हो जाए, ठीक है। तो हमें ऐसा लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा विच पार्टी सिस्टम इज बेस्ट। तो पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग विच अ कंट्री डिसाइड्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें डिसाइड करना होगा कि वन पार्टी ले लो, टू पार्टी ले लो, थ्री पार्टी ले लो, जो मल्टी पार्टी ले लो, जो भी सिस्टम लेना हो हमें वो सिस्टम ले लो। वो डिपेंड करता है उस कंट्री के हिस्ट्री पे, उस कंट्री के कल्चरल कंपोजिशन पे। जैसे चाइना में वन पार्टी सिस्टम चल रहा है, क्यों? क्योंकि चाइना में एक ही तरह के लोग हैं। अब आप बोलोगे हाँ सर सब ऐसे दिखने वाले हैं, नहीं, ठीक है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम इसलिए चल रहा है क्योंकि एथनिक ग्रुप हान्स जो है वो मेजोरिटी में है, और वहां पे ऑटोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो डरा के धमका के मार पीट के सबको चला लेती है अपने अंडर में। लेकिन इंडिया में वन पार्टी सिस्टम नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितनी डाइवर्सिटी, कितने रिलीजन है, कितने एथनिक ग्रुप्स हैं, तो उन सबको अकोमोडेट करना है अगर एक साथ, तो क्या करना होगा, पावर तो शेयर करनी होगी। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, ठीक है। क्या पावर शेयरिंग से क्या होता है कि इट अकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी, और वो रीजनल डाइवर्सिटी तब आएगी जब सबके पास पावर हो कि सब अपनी अपनी सरकारें बना सके। कैसे? सब अपनी अपनी पार्टीज बना सके, और वो होता है। नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो वहां पॉलिटिक्स अलग चल रही है, नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिक्स अलग चल रही है, साउथ इंडिया में पॉलिटिक्स अलग चल रही है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी रीजनल पार्टीज हैं। तो इंडिया के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट हो जाएगा, समझे? तो पॉइंट समझना होगा आपको, पार्टी सिस्टम इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग विच वी चूज, पार्टी सिस्टम चूज करता है कि उसे कहां जाना है, ठीक है, ठीक है। इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, its history of politics and its system of elections, ठीक है। these are some of the factors accordingly the party system is decided, ठीक है, according to which the party system is decided। तो पार्टी क्या है, पार्टी सिस्टम कौन सा बेहतर है, ठीक है, तो वो इवॉल्व होता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज नॉट बीइंग चूजन बाय द कंट्री, ठीक है। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन, देयरफॉर इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, की कहीं पे वन पार्टी सिस्टम है, कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो कहीं पे टू पार्टी सिस्टम है, इसीलिए वो वेरिएशन है। चलो भाई साहब आगे बढ़े, हम इतना पढ़ लिया हमने, बहुत बेहतरीन तेजी से पढ़ लिया। और तो अब जैसे मैं आपको मेजर टॉपिक्स बताते चल रहा हूं कि कहां से सवाल आएंगे। हमने देख लिया कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, तो वन पार्टी, टू पार्टी, सारा सब कुछ हो गया। अब इस पूरे डिस्कशन में जैसे अगर आप देखोगे ना, तो इस पूरे डिस्कशन में एक दो बार जिक्र हुआ किस चीज का, कि कुछ पार्टी रीजनल लेवल पे होती है, कुछ पार्टी नेशनल लेवल पे होती है। तो पार्टी के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कोई कार वाले एग्जांपल चले तो कुछ कार हैचबैक होगी, कुछ एसयूवी होगी, कुछ सिडैन होगी, टाइप होते हैं ना अलग अलग। तो वैसे ही पार्टीज की भी अगर हम बात करें तो पार्टीज में क्या हो रहा है, कुछ नेशनल पार्टीज होती है नेशनल लेवल पे, कुछ स्टेट पार्टीज होती है जो स्टेट लेवल पे होती है ना। तो ऐसे अलग अलग पार्टीज होती है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ऐसे अलग अलग पार्टीज होती है। तो अब अगर हम देखें मीनिंग क्या है, तो वही है कि जिनकी प्रेजेंस, ऑल दोज पार्टीज विच आर प्रेजेंट एट द नेशनल लेवल, विच हैव कह सकते हैं ह्यूज कवरेज, पूरे राष्ट्र के ऊपर जो सरकार बनाने की दावेदारी ठोकती है, वो पार्टीज नेशनल पार्टीज हो जाएंगी। सम पार्टीज आर दी रीजनल पार्टीज विच हैव प्रेजेंस इन स्पेसिफिक स्टेट और रीजन, तो वो रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टीज कहलाएंगी। तो ऐसे पार्टीज नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज के फॉर्म में वेरी करती है, समझ में आया? तो अब किस पार्टी को नेशनल पार्टी बोल देंगे, किस पार्टी को स्टेट पार्टी बोल देंगे सर, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। वो क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है किसी भी पार्टी को, तब वो नेशनल पार्टी कहलाती है और तब वो स्टेट पार्टी कहलाती है। तो वो हम देखेंगे क्या क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया क्वेश्चन बन के भी आता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फुलफिल, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ पार्टी टू फुलफिल, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। सवाल
बहरूपिया होता, ध्यान रखना। तो क्या करने से एक पार्टी नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी कहलाएगी वो मैं आपको बताता हूं। फाइन, अब जैसे आगे बढ़े तो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। पार्टीज होती बहुत सारी अलग अलग, लेकिन हर पार्टी को ऐसा नहीं कि बस 4 लोग बैठ गए बोलते हैं आप पार्टी बनाए, कल को प्रधानमंत्री मैं बनूंगा तुम होम मिनिस्टर बन जाना, ऐसे नहीं। आपको एक प्रोसेस होता है, लॉज होते हैं। जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास में 750 से ज्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास में अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। फिर क्या होता है, फिर इलेक्शन कमीशन जो रहता है ना, तो जो लार्ज और स्टैब्लिश्ड पार्टीज होती है उनको इलेक्शन कमीशन कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देता है। जैसे जैसे सिंबल दे देता है कि ये तुम्हारा सिंबल है, इसको कोई कॉपी नहीं करेगा। अब कमल का फूल बीजेपी का हो गया है तो वो बीजेपी का रहेगा। तुम्हें अगर एक और कोई सी पार्टी बनाना है तो उसके लिए तुम फिर गुलाब का फूल रखो, ठीक है। तो केस क्या हो रहा है कि लार्ज और स्टैब्लिश्ड पार्टीज को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है, ठीक है। दीज पार्टीज आर गिवन यूनिक सिंबल, फाइन। और इन पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है। नेशनल पार्टीज की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन बनता है ऐसा ऑब्जेक्टिव में कि नेशनल पार्टीज आर आल्सो नोन एज व्हाट, या फिर रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज आर डैश पार्टीज। नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी, क्या पार्टी? तो नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, देयरफॉर नोन एज रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो अब अगर हम उस चीज पे आए जहां से सवाल बन के आने की पॉसिबिलिटी होती है कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, व्हाट आर द क्राइटेरियाज what are the criteria to be followed by parties to be recognized as national party and state party। तो नेशनल पार्टी के लिए क्या करना होगा? मान लो कि ये जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं और मैं, ठीक है, तो हम सब मिलके क्या करते हैं, अपन एक पार्टी बनाते हैं। तो हमारी पार्टी नेशनल पार्टी होगी कि स्टेट पार्टी होगी, तो वो डिपेंड करेगा कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं चुनाव में, ठीक है। मतलब वो ये कि तुम टॉपर बनोगे या नहीं बनोगे, तो वो डिपेंड करता है कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो एग्जाम में, ठीक है। तो पार्टीज के लिए एग्जाम मतलब चुनाव। तो नेशनल पार्टीज की अगर बात करें ना, अच्छे से समझना, क्राइटेरिया इसमें कंफ्यूज होते हो। एक पार्टी अगर 6% वोट सिक्योर कर रही है, 6% वोट ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन एंड 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स में क्या है, मतलब 4 स्टेट्स में 6% वोट लिया है, या तो 6% वोट लिया है इन दी टोटल वोट्स ऑफ लोकसभा। कंफ्यूज हो मुझे पता है, इसको और डिकोड करता हूं, देखो, ठीक है। जैसे ये कंट्री है मान लो, अब इस कंट्री में क्या हो रहा है, कंट्री में 100 लोगों ने अगर वोट दिया, 100 लोगों ने वोट दिया, ठीक है। अब एक पार्टी थी, पार्टी का नाम था ए, तो उस ए नाम की पॉलिटिकल पार्टी को अगर मान लो जिसे 7 लोगों ने वोट दे दिया, 7 लोग मतलब 7% हो गए, ठीक है। 7 लोग मतलब 7% हो गए, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्लियर हो गया कि उसने पहला बेंचमार्क मतलब फर्स्ट चेकलिस्ट फाइनल कर ली उसने, कि उस पार्टी को नेशनल पार्टी बोला जा सकता है, क्योंकि उसे 6% वोट चाहिए थे, 6% वोट ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा। तो जितने टोटल वोट पड़े हैं लोकसभा में, लोकसभा मतलब जो पूरे नेशनल लेवल का इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन जिसे कहते हैं, तो उन टोटल वोट्स में से 6% वोट अगर एक पार्टी सिक्योर कर लेगी, ठीक है, तो वो नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल होगी। मतलब हाँ कह सकते हो, अभी और भी क्राइटेरिया है, अभी पूरे क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुए, तो एक तो ये एक चीज करना होगी। अच्छा मान लो 6%, मतलब यहां पे उसको 5% वोट मिले, 5% वोट मिले, तो आपको एक चीज समझना होगा, यहां और में लिखा है कि या तो 6% वोट ले आओ तुम, किसमें, लोकसभा के टोटल वोट्स में से 6% ले आओ, या फिर और लिखा है और, हाँ, और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। तो वो लोकसभा के चुनाव में तो 5% ही मिले, लेकिन वो जो पार्टी थी ना, उस पार्टी का इन 4 राज्यों में अच्छा दबदबा था। तो उस पार्टी ने क्या किया, इन 4 राज्यों में से राज्य के जो चुनाव होते हैं ना, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में उस पार्टी ने क्या किया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में उस पार्टी ने यहां पे 10% सिक्योर कर लिया, यहां पे 12% कर लिया, यहां पे 7% कर लिया, यहां पे 20% कर लिया। तो क्या देखने को मिल रहा है कि 6% से ज्यादा वोट उसने 4 स्टेट्स में सिक्योर कर लिए हैं। तो अगर पहले वाला क्राइटेरिया फेल भी हो गया ना, कि लोकसभा में 5% ही रह गए, तो उसके बाद दूसरा रूट ये है कि वो पार्टी अगर 4 स्टेट में 6% से ज्यादा वोट, 6% या 6% से ज्यादा वोट ले आती है, तो भी वो एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। समझ गए? तो नेशनल पार्टी कहलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना होगा, ठीक है, 6% ऑफ द वोट इन लोकसभा, और बोल रहा हूं एंड नहीं, और 6% वोट, 6% वोट्स ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट लिया है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ये एक क्राइटेरिया हुआ, स्टेप 1 चेक। स्टेप 2 क्या है, एंड विंस, एंड बोल रहा हूं, तो 6% वोट लेना है, लोकसभा में ले लो या फिर 4 स्टेट में ले लो। उसके साथ साथ क्या है,
एटलीस्ट 4 सीट जीतो लोकसभा में। जैसे लोकसभा में 543 सीट्स हैं, ठीक है, 543 सीट्स हैं, तो 543 में से 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे ना, वो 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके होना चाहिए? वो 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए उस पॉलिटिकल पार्टी के। 6% वोट, सिर्फ वोट से कुछ नहीं होगा, जीतना भी तो चाहिए तुम्हारे कैंडिडेट। तो 4 कैंडिडेट अगर तुम्हारे जीते हैं लोकसभा में, तो तुम क्या कहलाओगे? तुम एक नेशनल पार्टी कहलाओगे। ये नेशनल पार्टी के लिए क्या हो गया? नेशनल पार्टी के क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया हो गया कि एक पार्टी नेशनल पार्टी कब कहलाएगी। और वही स्टेट पार्टी की अगर बात करें, तो स्टेट पार्टी में क्या है कि अगर ये पूरा देश है, तो अब देश की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये स्टेट है। इस स्टेट के चुनाव में मान लो अगर 100% वोटर कितने हैं? 100 वोटर हैं, तो 100 वोटर के वोटों में से कम 6% वोट चाहिए रहेंगे। मतलब 100 में से अगर मान लो इस स्टेट के इलेक्शन में जितने वोटर थे, उनमें से अगर 7% वोटर ने, ठीक है, 7% ने अगर वोट दे दिया तो वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर गई। 6 ने भी दे दिया तो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। 6% वोट्स ऑफ टोटल वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, ठीक है, सेक्शंस लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, इलेक्शंस। तो क्या ध्यान रखना है आपको? स्टेट पार्टीज कब बनेगी एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी? जब वो स्टेट के इलेक्शन में 6% वोट हासिल कर ले आउट ऑफ द टोटल वोटर्स। एंड ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे हमने देखा एक क्राइटेरिया यह है, दूसरा क्राइटेरिया यह है, तो दूसरा क्राइटेरिया यह है कि एटलीस्ट 2 सीट्स। अब जैसे मान लो मध्य प्रदेश की बात करें, 230 सीट पे चुनाव होता है मध्य प्रदेश के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में। तो 230 में से अगर दो सीट भी जीत ली ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, तो वो क्या बन जाएंगी? वो वहां की स्टेट पार्टी बन जाएंगी। 2 सीट प्लस 6% वोट, 2 सीट प्लस 6% वोट। तो ये क्राइटेरिया समझ में आया? क्लियर हुआ? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बहुत समय लेके अच्छे से प्यार से मोहब्बत से समझा दिया मैंने, ठीक है। तो नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया, स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया, डिफरेंशिएट करने को पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन करने को पूछा जा सकता है, सवाल किसी भी तरह से आ जाएगा, तुम लोग तैयार रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ रामबाण चीज, शायद इसका इंतजार था तुम्हें। देखो, हर चीज में एक निंजा टेक्निक होती है, ठीक है, और वो निंजा टेक्निक मैंने इजाद करी है किस चीज के लिए? पॉलिटिकल पार्टीज को याद करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, तो जैसे अगर आप देखोगे तो आपकी बुक में ये बता दिया कि नेशनल पार्टीज क्या होती है, स्टेट पार्टीज क्या होती है, नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या है, स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया क्या है, वेल एंड गुड। अब आपकी बुक में 7 स्टेट पार्टी दी गई है, 7 नेशनल पार्टीज दी गई है। स्टेट पार्टीज बहुत सारी दी गई हैं, और स्टेट पार्टीज में पढ़ना भी सिर्फ इतना बता दे रहा हूं कि स्टेट पार्टीज जो है, तो कंट्री में मल्टीपल स्टेट पार्टीज हैं, और स्टेट पार्टीज का फायदा बस ये है कि वो फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करती है। कैसे? कनेक्ट करो। सेंटर स्टेट रिलेशन में हमने क्या देखा था चैप्टर 2 फेडरलिज्म में, कि स्टेट पार्टीज जो होती है, जो जिन्हें रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो उस रीजन तक सीमित है। तो वो जब स्टेट पार्टीज नेशनल पार्टी को अपना सपोर्ट देती कोलिजन गवर्नमेंट में, तो उससे स्टेट के इंटरेस्ट को वो स्ट्रेंथन करती है। तो फेडरलिज्म स्ट्रेंथन होता है स्टेट पार्टी से। नेशनल पार्टी तो नेशनल पार्टी है, राष्ट्र के स्तर पर फैली हुई है। तो अब देखो, यहां जो डेटा दिया है ना, वो जो डेटा दिया गया है, तो वो डेटा थोड़ा सा आउटडेटेड है। कैसे आउटडेटेड है? कि जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है ना, उस लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से भी जैसे अगर आप देखोगे, तो उस लेटेस्ट एनसीईआरटी में भी इन्हीं पार्टीज के नाम दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ पार्टी, ठीक है, इस लिस्ट से गायब हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये तीनों पार्टी अब नेशनल पार्टी नहीं है। लेटेस्ट जो सर्वे, मतलब वो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है, तो लेटेस्ट इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से इन पार्टीज को नेशनल पार्टी से हटा दिया गया। पर तुम मत काट देना, ठीक है, पर तुम्हारी बुक में दिया है तो इसको पढ़ना। इसकी जगह इनफैक्ट जैसे देखोगे ना, तो आम आदमी पार्टी ने, और एक और पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पार्टी, मेघालय में प्रोमिनेंटली वो पार्टी है। तो वो 2 पार्टी ऐड हो गई है नेशनल पार्टी की लिस्ट में, जो कि आपकी बुक में ऐड नहीं हुई है, ठीक है। तो ये तो जनरल नॉलेज था, स्टे अपडेटेड। बाकी क्वेश्चन जो आएंगे वो यहां से आएंगे, क्वेश्चन जो आएंगे वो यहां से आएंगे। तो अब हम बात करें पार्टीज को याद कैसे किया जाए। सर, मैं आपको एक निंजा टेक्निक बता रहा हूं, क्या? जैसा हमने क्रॉप्स वाले चैप्टर में किया है, मतलब एग्रीकल्चर चैप्टर में जैसा क्रॉप्स के लिए किया है हमने, वही अप्रोच हमें फॉलो करना है। क्या होता है ना कि हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ चीजें कॉमन है। जैसे फाउंडिंग ईयर हमने एक बेसिस निकाल लिया, ठीक है, बेसिक्स नहीं, बेसिस, ठीक है, हमने एक बेसिस बना लिया, बेसिस की लिस्ट। फाउंडिंग ईयर हर पॉलिटिकल पार्टी का होगा, आइडियोलॉजी हर पॉलिटिकल पार्टी की होगी, ठीक है, सिंबल हर पॉलिटिकल पार्टी का होगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई लीडर होगा, प्रोमिनेंट, किसी ने स्टैब्लिश किया, अगर नहीं भी होगा तो भी मतलब हम लीडर वाला एक कॉलम बना लेंगे। और चौथा, उस 5वां जो रहेगा, उस पार्टी की प्रेजेंस कहां है, मतलब वो पार्टी आपको कहां देखने को मिल जाएगी।
ये 5 हमने क्या बना लिए, बेसिस बना लिए। जैसे हमने क्रॉप्स में देखा था कि हर क्रॉप को पानी चाहिए, हर क्रॉप को टेम्परेचर चाहिए, हर क्रॉप का कोई मेजर एरिया होगा, हर क्रॉप का कोई एक्स फैक्टर होगा। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि यहां पॉलिटिकल पार्टी का भी चार्ट बना रहे हैं कि ये चार्ट को आपको भेलपुरी बना के खा भी जाना है, मतलब इसको जहां भी पढ़ रहे हो वहां लगा लेना, तो उससे आपको क्या रहेगा, बार बार नजरों के सामने आएगा। 5 पॉइंटर्स हैं, वो पॉइंटर से रिकॉल करना है। अब मुझे पूरा बीजेपी को नहीं रटना है, मुझे पूरा कांग्रेस को नहीं रटना है, मुझे बस ये, अच्छा कांग्रेस का फाउंडिंग ईयर क्या है, 1885, ठीक है। वैसे बीजेपी का भी कोई फाउंडिंग ईयर हो गई। तो जब कांग्रेस को आपको लिखने को आएगा तो कांग्रेस को आपको यह ध्यान रखना है कि 5 पॉइंटर मुझे पता होना चाहिए। कांग्रेस का फाउंडिंग ईयर क्या है, कांग्रेस का सिंबल क्या है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस किन एरियाज में है। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, इस तरह से आपने कांग्रेस को उन 5 बेसिस के हिसाब से याद कर लिया, समझ गए। चलो तो देखो अब शुरू करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करें अगर फाउंडिंग ईयर, तो बीजेपी 1980 में फाउंड की गई थी, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या है, एंशिएंट कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करना, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अंत्योदय और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपको देखो आएगा ना बहुत ज्यादा, तो ऑब्जेक्टिव में जो आएगा तो वो तो हम एनसीईआरटी पढ़ के हमारा काम चला लेंगे, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आया। सब्जेक्टिव में लिखने को आएगा तो आपके पास पर्याप्त है कि बीजेपी आल्सो नोन एज भारतीय जनता पार्टी, इट वाज फॉर्म्ड इन 1980, इट्स आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स आर the promotion of ancient cultural values, empirical humanism and Antyodaya and Hindutva. Fine. The symbol of the political party is lotus. Leader या फिर लीडर की जगह जैसे हम लीडर में देखेंगे भी ना, यहाँ तो यहाँ बीजेपी कह सकते हैं कौन सी एक पार्टी थी, नाम स्किप हो गया तुरंत, ठीक है। तो बीजेपी उस पार्टी का एक्सटेंशन है, ठीक है। बीजेपी उस पार्टी का एक्सटेंशन है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस पार्टी को स्टैब्लिश किया था। और फिर बाद में 1980 में क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, तो उन्होंने उस पार्टी को जनता गवर्नमेंट से बाहर निकलने के बाद में बीजेपी का फॉर्म दिया था। तो लीडर में हम जैसे देख सकते हैं, तो प्रोमिनेंट लीडर जो है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल सकते हैं, उन्होंने आइडियोलॉजिकल बेस दिया है बीजेपी को। उसके बाद में जैसे दीनदयाल उपाध्याय जो थे, तो उनकी आइडियोलॉजी है किसकी, अंत्योदय की, ठीक है, सॉरी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की और अंत्योदय की। तो उन आइडियोलॉजीज पर बीजेपी बेस्ड है। रीजन्स कहां है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो फॉर्म्ड एनडीए प्रेजेंटली रूलिंग गवर्नमेंट है, 2014 से बीजेपी का रूल है। तो ये बीजेपी का इतना आपने डेटा उन 5 पॉइंटर्स पे निकाल लिया। सिमिलरली कांग्रेस का 1885 में स्टैब्लिश किया गया, सेक्युलर वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, सेंट्रिस्ट पार्टी है, ये उसकी आइडियोलॉजी है, मतलब ना राइट में ना लेफ्ट में, जैसे बीजेपी एक राइटिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो वैसे ही कांग्रेस क्या है, एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। अब सिंबल क्या है, तो हैंड पाम विथ 5 फिंगर्स। अब एक चीज बताऊं, तो जो इंडिपेंडेंस के टाइम की कांग्रेस थी, उसका सिंबल पता है, बैलगाड़ी था, ठीक है, 2 बैल थे। अब वो हैंड पाम विथ 5 फिंगर्स हो गया। तो कांग्रेस भी वो वाली कांग्रेस नहीं है, बहुत इवॉल्व होते हुए आई है। फाइन, तो ये कांग्रेस का सिंबल हो गया। ये 1885 वाली कांग्रेस नहीं है, ध्यान रखना, कांग्रेस में बहुत स्प्लिट्स हुए थे। फिर जैसे अगर आप देखोगे, लीडर जवाहरलाल नेहरू थे, इस कांग्रेस के हम कह सकते हैं। फिर एरिया रीजन, तो फॉर्म्ड यूपीए इन 2004। अलायंस जो हम बोल रहे हैं ना कि उनकी टीम, तो जो कांग्रेस टीम अप हुई थी, तो 2004 में यूपीए अलायंस बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। रूल्ड फॉर अ मेजर पीरियड, इंडिपेंडेंस के बाद से 70 साल तक, फिर बीच में एक टर्म, तो इस तरह से 2004 से 14 तक। तो ये कांग्रेस ने इतना समय रूल किया। अब आ जाओ बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी क्या है, 1984 में स्टैब्लिश हुई, कांसीराम लीडर थे, उन्होंने स्टैब्लिश की। और आज उसकी कमांड जो है किसके हाथ में है, तो आज उसकी कमांड जैसे आप देखोगे तो मायावती के हाथ में है। एम्स टू रिप्रेजेंट दी एंड सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज, ठीक है। बहुजन मतलब क्या होता है, मेजोरिटी वाले लोग, मेजोरिटी इन द सेंस कि ओबीसीज, दलित्स, माइनॉरिटीज, इन सबको एक साथ जोड़ के बहुजन समाज बनाया, ठीक है। और ये उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बीएसपी पार्टी बनाएगी उत्तर प्रदेश में। फिर जैसे फॉलोज द आइडिया ऑफ साहू महाराज फुले, ठीक है, साहू महाराज, ठीक है, महात्मा फुले, नायकर, बी आर अंबेडकर। तो कह सकते हैं कि जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए आवाज उठाने वाले लीडर्स हैं, और उन्हीं लीडर्स की आइडियोलॉजी पे बीएसपी काम करती है, और उन्होंने ही बीएसपी को मतलब जैसे सकते हैं बीएसपी जो बनाई गई बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, तो वो उसी ऑब्जेक्टिव के साथ बनाई गई थी, एम्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज। एलिफेंट सिंबल है, ठीक है, हाथी सिंबल है। मेन बेस कहां है, उत्तर प्रदेश में। फॉर्मल प्रेजेंस मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी है। ये बहुजन समाज पार्टी हो गई। नेक्स्ट पार्टी जैसे अगर हम देखें क्या है, AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है, ठीक है, 1998 में बनी। कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म आइडियोलॉजी है। फ्लावर एंड ग्रास सिंबल हो गया। सिमिलर वही 5 पॉइंटर पे। ममता बनर्जी फाउंडिंग मेंबर है और वेस्ट बंगाल में इसकी प्रेजेंस है। तो पावर इन वेस्ट बंगाल,
फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में, लेकिन करंट इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से वो 6% वाला बेंचमार्क पूरा नहीं कर रही है, 4 सीट्स नहीं है, तो इस कारण से वो क्या है, बाहर है नेशनल पार्टी की लिस्ट से, ध्यान रखना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है 1925 में बनी थी। अच्छा, इसके फाउंडर का नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एमएन रॉय जो है इसके फाउंडर थे, ठीक है, और इंडिपेंडेंस के पहले ये पार्टी बन गई थी जो कि रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थी, तो वही मार्क्सिज्म, ठीक है, लेनिनिज्म आइडियोलॉजी से ड्रिवन है। अपोज्ड सक्सेशनिज्म, सक्सेशनिज्म मतलब क्या है कि देश का विभाजन हो, उस चीज को अपोज करती थी ये पार्टी, ठीक है। कम्युनलिज्म स्टैंड फॉर वर्किंग क्लास फार्मर एंड पुअर, तो वर्किंग क्लास फार्मर पुअर वही रशियन रेवोल्यूशन की लाइंस पर बेस्ड एक पॉलिटिकल पार्टी ये है। सिकल और ग्रेन इसका सिंबल है, सिकल और मतलब वो हसिया, और ग्रेन यानी गेहूं अनाज वो वाला। केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसकी प्रेजेंस है, तो वो चार्ट से आपको ध्यान रखना है। वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की बात करें ना, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से स्प्लिट होकर निकल के आई है, इसी से निकल के आई है। 1964 में स्प्लिट के कारण ये पार्टी बनी। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, ठीक है, उस आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, और इनफैक्ट ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपोज करती है, तो ये एक अलग पॉइंट अगर डिफरेंशिएट करने को पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। सिकल और हैमर इसका सिंबल है कि सिकल भी और हैमर भी, ग्रेन से हैमर को रिप्लेस कर दिया। वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में इसकी प्रेजेंस है, ठीक है, अभी भी ये नेशनल पार्टी है। और फिर आता है नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी किससे निकल के आई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही निकल के आई है। शरद पवार इसके लीडर थे, और इसका सिंबल है क्लॉक, घड़ी। फाइन, 1999 में इसको फॉर्म किया गया। इसकी आइडियोलॉजी क्या है पता है, तो वही कांग्रेस से डिराइव हुई है, सेंट्रिस्ट पार्टी है। एडवोकेट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, डिमांड्स हाई ऑफिस इन गवर्नमेंट टू बी कन्फाइंड टू द नेचुरल बॉर्न सिटीजंस। अब जैसे उस समय पे 1999 के टाइम पे आप जैसे देखोगे तो सोनिया गांधी पावर में, मतलब पार्टी की कमांड संभाल के रखी थी, तो पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि हाई कमांड जो है गवर्नमेंट में वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन को होना चाहिए, जो भारत में ही पैदा हुआ, इटली से आके कोई पावर अपने हाथ में ना ले ले। तो वो कंफ्लिक्ट के चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस से नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार के साथ में स्प्लिट होकर निकल गई थी, ठीक है। कहां पे प्रेजेंस है, तो महाराष्ट्र वाले रीजन में प्रेजेंस है मेनली, मेजर पार्टी। मेघालय, मणिपुर, आसाम में भी इसका चुटपुट चुटपुट प्रेजेंस है। अब ये नेशनल पार्टी नहीं है, और ठीक है, लेकिन आपकी बुक में दिया तो हम ये पढ़ेंगे, यानी नेशनल पार्टी ध्यान रखेंगे। स्टेट पार्टीज का मैंने आपको बता दिया कि स्टेट पार्टीज क्या करती है, फेडरलिज्म को प्रमोट करती है, फेडरलिज्म को प्रमोट करती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, वी आर ऑन द लास्ट लैग ऑफ आवर चैप्टर। फाइन, यहां तक चीजें क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देखो विद इन एन आवर, ठीक है, 1 घंटा के आसपास हुआ होगा, हमने बहुत सारा मेजर पार्ट कवर कर लिया लास्ट टॉपिक पे हम, और चैप्टर पूरा एक एक टॉपिक टच करते हुए आ रहे हैं अपन। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, चैलेंजेस हमने मीनिंग, कंपोनेंट, नीड, नेसेसिटी, फंक्शंस, कितनी पार्टी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नेशनल, स्टेट, सारा सब कुछ पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सही है गलत है, तो वाला तो पार्टी खत्म हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी नेसेसरी। लेकिन वही वाली बात है कि समस्याएं बहुत सारी सर, फिर हम क्या फोकस करेंगे कि समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करना है। तो चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो चैलेंजेस क्या है ब्रॉडली, अगर आप देखोगे, नहीं अभी तो भैया इसके बाद में रिफॉर्म भी आएगा एक टॉपिक चैलेंजेस के बाद में, तो 4 मेजर चैलेंजेस है जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही है। और वो 4 मेजर चैलेंजेस क्या है, सबसे पहला लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब क्या है, ये एक्सप्लेन करने को भी आता है। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ये टॉपिक अपने आप में एक तो ऐसा बड़ा आ गया कि व्हाट आर दी चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, व्हाट आर दी चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, एक टॉपिक ऐसा आ गया आपको, तो आपको ये 4 पॉइंटर बता रहा हूं, ये लिखना रहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि हाउ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इज अ चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो आपको वो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी एक चैलेंज है, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वो सारे डिसीजन ले लेते हैं, एक जो मेंबर है लोअर लेवल पे, ही डज नॉट नो दैट हाउ दी थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है, उसको पता ही नहीं चीजें क्या चल रही, कौन कैसे डिसीजन ले रहा है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है पॉलिटिकल पार्टीज में, ये समस्याएं हैं, इनके समाधान पे भी फोकस करेंगे अभी, ठीक है। दूसरा चैलेंज क्या है, चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज में मेजर डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो एक फैमिली मेंबर के द्वारा, एक फैमिली के लोगों के द्वारा लिए जा रहे हैं, ठीक है। मेजर पोर्टफोलियो जो है, पोजीशन जो है, तो वो एक फैमिली संभाल रही है, और वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम आ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि एक चैलेंज ये भी है पॉलिटिकल पार्टीज में कि डायनेस्टिक सक्सेशन है, कि एक ही वंशवाद चला रहा है, एक ही फैमिली के लोग जो है तो उस पार्टी को लीड कर रहे हैं, ठीक है।
यूएसए वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वहां पे भी जैसे आप देखोगे बुश फैमिली ने डायनेस्टिक सक्सेशन दिखाया। हमारे यहाँ मल्टीपल पार्टीज है जहां पे डायनेस्टीज रूल कर रही होती है, ठीक है, रीजनल पार्टीज भी है, नेशनल पार्टीज भी है, ठीक है, पिताजी है, पिताजी के बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे भी होंगे, तो उस तरह से चल रहा है कार्यक्रम। तो चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, अब ये अपने आप में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हाउ चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज अ मेजर चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप इसमें लिखोगे क्या कि इसके चलते क्या होता है, इनकेपेबल पर्सन जो होता है उसके पास पावर आ जाती है पॉलिटिकल पार्टीज में, द वन हु इज केपेबल एंड वर्किंग हार्ड फील्स डिमोटिवेटेड एंड दिस इज हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज फेस अ चैलेंज। तीसरा, मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा। इसमें क्या हो रहा है ना कि ऑफन कैंडिडेट्स विद अ लॉट ऑफ मनी एंड मसल पावर आर गिवन टिकट्स, ठीक है, वो कैंडिडेट जिनके पास बहुत पैसा है, पावर है, उनको टिकट दे दिया जाता है इस होप में कि वो जीत जाएंगे चुनाव, बाहुबल के दम पे चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इससे होता क्या है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स रहते हैं तो दे आर पुश्ड आउट ऑफ द रेस, ठीक है, जेन्युइन कैंडिडेट्स को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, उनके टिकट कैंसिल कर दिए जाते हैं, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है कि पैसे और बाहुबल के इस्तेमाल से क्या किया जा रहा है, लोग जीत इंश्योर कर ले रहे हैं, डेमोक्रेसी के पर्पस को डिफीट कर दिया जा रहा है। चौथा चैलेंज जो है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपको वोट देने जब जाते हो आप तो देखते हो कि ये तो गुंडे हैं, दूसरा व्यक्ति को वोट दिया जाए तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ये तो चोर है, तो कोई गुंडे हैं तो कोई चोर है। तो पॉइंट क्या हो रहा है ना कि इन्हें दो या इन्हें दो, बात वही है, गर्त में ही जाना है चीजें। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैंने बहुत रेडिकल तरीके से बताया, लेकिन कहने का मतलब ये कि एक चैलेंज ये भी कि ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम, नो पॉलिटिकल पार्टीज आर हैविंग सम डिस्टिंक्टिव थिंग टू ऑफर। जैसे वो ये कि खाने में क्या है, डेजर्ट में तो आप बोल रहे हैं कि डेजर्ट में आइसक्रीम है, ठीक है, इधर भी आइसक्रीम है, फ्लेवर नहीं, यहां भी वनीला है, यहां भी वनीला है, तो पॉइंट ये होगा कि फिर पूछ क्यों रहे हो, कुछ भी दे दो। तो एक चैलेंज ये भी है पॉलिटिकल पार्टीज का कि पॉलिटिकल पार्टीज मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं दे रही है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर मोर और लेस सेम when it comes to their economic policies, when it comes to their plan for development. So in real, people do not have the choice to choose from. People are just voting, ठीक है, they do not have the real choice, lack of meaningful choice. ये सारे challenges हैं, समझ में आया? ये सारे challenges हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैंने आपको समझाया, और ये सीधा क्वेश्चन बनता भी है, सीधा क्वेश्चन भी बनता है। तो अब सवाल ये आता है कि ये तो समस्या हो गई सर, समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करेंगे। तो हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, ठीक है, तो रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं हम पार्टीज को? तो बिफोर दैट वी नीड टू आस्क सम क्वेश्चन। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है क्या कि बिफोर ट्रीटिंग समवन, ठीक है, बिफोर ट्रीटिंग समवन यू मस्ट आस्क हिम कि इज ही और शी विलिंग टू गिव अप व्हाट कॉज्ड हिम इल, ठीक है। आप किसी को ठीक कर रहे हो उससे पहले ये उससे पूछ लो कि जिस चीज से तुम बीमार हुए क्या तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार हो? अगर तुम छोड़ोगे नहीं, आज ठीक कर दूंगा कल फिर बीमार हो जाओगे। तो अब बात आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है तो इन चैलेंजेस से जूझ रही हैं, ठीक है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन है, मनी एंड मसल पावर की समस्या है, मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इन सारी समस्याओं से जूझ रही है, ठीक है। हमें इन सारी समस्याओं से निकालना है पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर, लेकिन उसके पहले आपको यह समझना होगा कि क्या, ठीक है, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म। हम तो बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन वो पार्टीज जो इन समस्याओं से जूझ रही वो खुद बदलाव चाहेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि अनटिल एंड अनलेस वो पार्टीज खुद, अब देखो होता क्या है ना, अब इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है, टॉप लीडर्स अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन वो टॉप लीडर्स चाहते हैं कि वो डिसीजन खुद वही ले, इसीलिए तो वो रिफॉर्म नहीं लाना चाह रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि रिफॉर्म सिर्फ जनता के चाह लेने से नहीं होगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी खुद में पूछना होगा कि आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म, ठीक है। इफ दे आर नॉट विलिंग, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम रिफॉर्म? तो मतलब वही होता है कि जैसे आपका मन नहीं है पढ़ने का, आपको मार मार के बैठा बैठा के पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या उंगलियां किताब पे चलाओगे, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, समझ में आया? तो क्या हम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर रिफॉर्म इंपोज कर सकते, थोप सकते हैं? तो ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है कि सुधार बाहर से नहीं होगा, सुधार अंदर से होगा, अंदर से परिवर्तन लाना होगा। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज, until and unless those political parties are not willing to reform, we cannot reform political parties, ठीक है। खैर, certain steps are being there, ठीक है, certain steps are taken there, ठीक है, कुछ steps लिए गए हैं जिनके चलते पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया गया है। एंड व्हाट आर दोज स्टेप्स, ठीक है, तो वो स्टेप्स क्या क्या है? तो हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म? समझ में आ रहा है सवाल कहां से बनेगा? पहला सवाल तो यही मेजर है कि चैलेंजेस क्या फेस कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज। अब दूसरा पॉइंट ये कि ये तो समस्या है सर, समाधान क्या है? तो समाधान के लिए हम देखेंगे कि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन रीसेंट पास्ट?
रिसेंट पास्ट में क्या निर्णय लिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए? तो पहला निर्णय, ठीक है, सम रीसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पार्टीज एंड इट्स लीडर्स आर, ठीक है, तो कुछ एफर्ट ले चुके हैं और कुछ सजेशन है अभी, तो जो हम ऑलरेडी स्टेप्स ले चुके हैं वो क्या है? पहला स्टेप ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में बदलाव करके हमने क्या किया? डिफेक्शन को चेक किया है। डिफेक्शन क्या होता है? देखो पहले क्या होता था, मैं टिकट लूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टिकट लिया आम आदमी पार्टी से, चुनाव लड़ा मैं, ठीक है, झाड़ू दिखा दिखा के चुनाव लड़ लिया मैं, चुनाव लड़ भी लिया, जीत भी लिया, फिर क्या होगा? मुझे किसी एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने, नाम नहीं लेता हूं किसी का भी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या बोल दिया? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया कि आम आदमी पार्टी को छोड़ दो, हमें ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि दूसरी पार्टी के अल्यूरमेंट में आके क्या किया कि मैंने वो टिकट छोड़ दिया, मतलब वहां से इस्तीफा दे दिया और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो पहले ऐसे ही होता था क्या कि आदमी जीत किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे जाता था और फिर दूसरी पार्टी से क्या करता था? दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता था, ठीक है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता था। तो इस तरह से डिफेक्शन बहुत होता था। डिफेक्शन मतलब कि द कैंडिडेट्स यूज्ड टू चेंज देयर पॉलिटिकल पार्टीज इन अल्यूरमेंट ऑफ पोस्ट, मनी और कैश रिवॉर्ड्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तब क्या हो रहा है? तब जैसे अगर आप देखोगे तो ये इस चीज के चलते आपको क्या देखने को मिला कि सरकारों को समझ में आया कि ऐसे तो क्या होता है कि स्टेबिलिटी नहीं ला पाओगे, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में। तो इसके चलते क्या है, इस डिफेक्शन को चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, ठीक है। तो ये एक कदम उठाया गया है पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। अब देखो इसमें भी लेकिन लिमिटेशन है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होते थे, जो सच में पार्टी से परेशान होते थे, वो पार्टी अगर बदलना चाहते थे ना, तो वो पार्टी बदल नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते अब अगर तुम पार्टी बदलोगे तो पार्टी बदल लो, लेकिन फिर तुम उस पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट नहीं कहलाओगे। मतलब अगर पार्टी बदल रहा है व्यक्ति तो पार्टी बदल लो, आपको अपनी पोस्ट छोड़ना पड़ेगी। जैसे आप एमपी या एमएलए नहीं कहलाओगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कहलाओगे। एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू ये कर दिया गया कि पार्टी बदल लो, पार्टी बदलने से मना ही नहीं है, लेकिन यू विल नो लॉन्गर बी कॉल्ड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तुम जो चुनाव जीते थे तो वो खारिज हो जाएगा, उस जगह पे फिर से चुनाव होगा। अब जो नई पार्टी ज्वाइन करी तो उसके टिकट से लड़ लो अगर लड़ते बने तो, ऐसा कर दिया। तो एक रिफॉर्म ये लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। दूसरा रिफॉर्म, नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट। मनी एंड मसल पावर इन्फ्लुएंस करता था पार्टीज में कि बहुत सारे लोग जो है मनी और मसल पावर के दम पे क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ जाते थे। तो इसी चीज को रिफॉर्म करने के लिए अब मैंडेटरी कर दिया कि कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, उन्हें एक एफिडेविट फाइल करना होगा। एफिडेविट मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें वो कैंडिडेट बताएगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है उसके ऊपर। इससे क्या होगा? इससे ये होगा एटलीस्ट कि जैसे अब कभी कभी क्या होता है ना, आरोप लगा दिए जाते हैं। आरोप लगा देने से आप क्रिमिनल नहीं बन जाओगे। आप बोल सकते हो मैं बेगुनाह हूं, तो आरोप लगाया, केस चल रहा है, तो केस चल रहा है वो ठीक है, लेकिन जब आप ये सारी डिटेल्स लिखित में ले लेते हो ना, तो इससे क्या रहता है कि जब आप चुनाव लड़ रहे हो तो वो इलेक्शन कमीशन के पास पता रहता है कि आपका क्या स्टेटस है, कितनी प्रॉपर्टी है, कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग तो नहीं है आपके अगेंस्ट में, और जनता को भी पता रहता है कि हम किसे वोट देने जा रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, कहां है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी कर दिया हर कैंडिडेट के लिए। ये एक कदम उठाया गया है किस चीज के लिए? जो चैलेंज थे ना जैसे मनी एंड मसल पावर का, तो उसमें क्या रिफॉर्म किया जा सकता है उसके लिए। लेकिन इसका भी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि ऑफन जो कैंडिडेट्स होते हैं तो वो एफिडेविट में जो इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो मिसलीडिंग होती है, ठीक है। खुद ने अपने नाम पे प्रॉपर्टी ना करके पूरा जैसे फूफा जी, मौसा जी, जीजा जी सबके नाम पे प्रॉपर्टी करवा दी, तो कैंडिडेट दूसरों के नाम पे प्रॉपर्टी कर देते थे, ऐसा। फिर क्या है, तीसरा रिफॉर्म जो लिया गया है, तीसरा स्टेप, तीसरा एफर्ट जो लिया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने ये मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और इलेक्शन कमीशन ने अब क्या ऑर्डर दे दिया है कि नाउ इट इज नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। मतलब लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलेक्शंस करवाओ, तय करो कि आप किसी को टिकट दे रहे हो तो सारे लोग सहमति से टिकट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप पार्टी लीडर्स तय कर रहे हैं कि किसको टिकट देना है। साथ ही साथ आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो तो हमें यह पता लगे कि पार्टी के पास में कहां से पैसा आ रहा है, इतना पैसा लोग पार्टी को क्यों दे रहे हैं, ताकि वो मनी एंड मसल पावर के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। नॉर्मली क्या होता है कि कोई एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, तो वो पार्टी को बहुत सारा पैसा दे देता है और बोलता है उसके बदले में मुझे टिकट दे दो। तो इन चीजों को रोकने के लिए ये स्टेप्स लिए गए। ध्यान रखना, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, तो व्हाट आर द स्टेप्स ऑलरेडी टेकन? एंटी डिफेक्शन लॉ ले आए हैं, ठीक है,
फिर उसके बाद में एफिडेविट फाइल करना मैंडेटरी करवा दिया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी करवा दिया। तो ये स्टेप्स ले लिए। इसके अलावा क्या है, कुछ सजेशंस भी हैं। जैसे सजेशंस टू ब्रिंग रिफॉर्म क्या क्या है, लॉ लाया जाए ताकि इंटरनल अफेयर को रेगुलेट किया जा सके। मतलब पार्टी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ कि पार्टी उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, ऐसा नहीं कि टॉप पार्टी लीडर जो चाह रहे हैं वैसा कर ले। ठीक है, तो ये एक सजेशन है कि एक लॉ लाया जाए ताकि पार्टी के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट किया जा सके, कि इंटरनली पार्टी में क्या चल रहा है इसको रेगुलेट किया जा सके। कोटा इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जैसे ये देखने को मिलता है हमको क्या कि पार्टीज में मेल डोमिनेंस है, विमेन कार्यकर्ता है पार्टी की, उनको कोई उतना हक नहीं मिल रहा, अधिकार नहीं मिल रहा है। तो कोटा सिस्टम लगा दिया जाए कि विमेन को 1/3 सीट्स देना ही होगा, मतलब 1/3 टिकट आपको विमेन को देना ही होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर सब दे दो विमेन को। जैसे पॉइंट क्या हो रहा है कि लोकसभा में और राज्यसभा में भी, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अब लॉ के थ्रू मिल गया अप्रूवल कि हाँ विमेन को 1/3 सीट रहेगी, लोकल लेवल पे भी रहेगी। यहां पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि एक पार्टी के अंदर जो टिकट बांटी जाती है ना, तो पार्टी के अंदर टिकट बांटी जाती है तो वहां पे महिलाओं का प्रतिशत रहे, उस चीज को जाहिर रूप से दर्शाने के लिए 1/3 जो है टिकट्स किसको दी जाए, विमेन को दी जाए, ये बात की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैसा बहुत इस्तेमाल होता है चुनाव में, ठीक है, तो एक रिफॉर्म ये भी सजेस्ट किया गया कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो। मतलब चुनाव में जो पैसा लग रहा है ना, वो पैसा कहां से आएगा, कौन आएगा, इन सारी चीजों को भुला दिया जाए। सरकार पैसा दे, सरकार इन द सेंस की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पार्टीज को पैसा देगी, सारी पार्टी को बराबर ही मिलेगा वो तो। ठीक है, गवर्नमेंट फंड करे इलेक्शंस को कि इतने में ही चुनाव करवाना, इससे ज्यादा पैसा खर्च मत करना। क्यों? क्योंकि अब बोलोगे सर सरकार के सिर पे क्यों खर्चा कर रहे हो? क्योंकि होता क्या है ना कि कुछ बड़ी पार्टी जो रहती है वो बहुत पैसा पानी की तरह बहा देती है और वो इलेक्शन को पैसे के दम पे जीतने की कोशिश करती है। तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस भी होना चाहिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द चैलेंज मनी एंड मसल पावर वाला। ठीक है, तो ये कुछ सजेशंस हैं रिफॉर्म के लिए, ये कुछ स्टेप्स लिए जा चुके हैं। अब इसके ऊपर अगर देखा जाए ना, तो इसके ऊपर देखा जाए तो ये चीज ध्यान रखिएगा क्या कि ये पूरा पार्ट अगर एक बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा कि नरेट द होल स्टोरी हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, व्हाट आर द स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, व्हाट आर द सजेशंस एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें तो अब आप दो वही वाला जो मैंने पीछे पूछा था, यहां पे क्वेश्चन है क्या पूछा था कि आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म नहीं चाह रही और आप ये सारी चीजें इंपोज कर रहे हो, तो दिखती बात है कि मैं आपको बोल रहा हूं पढ़ने बैठो, पिटाई लगा रहा हूं आप क्यों, ठीक है, लॉ बना दिया कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप किताब खोल के तो बैठ जाओगे, लेकिन मन से पढ़ रहे हो क्या? नहीं पढ़ रहे हो। तो वैसे ही आपको वे फॉरवर्ड में समझना होगा कि ओवर रेगुलेशन कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। हर बार जब लॉ बनाया जाता है तो लोग क्या करते हैं, उस लॉ से बचने के तरीके ढूंढते हैं। तो आप अगर पार्टीज को ओवर रेगुलेट करोगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, हमें वो नहीं करना है। ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड प्रेशर कैन मेक द डिफरेंस। ठीक है, मेक द डिफरेंस, कितनी गड़बड़ करिए, ठीक है, मेक द डिफरेंस। मतलब यहां पे आपको एक चीज समझना होगी कि पार्टीज रिफॉर्म के लिए खुद चाह रखे, और वो कब, जब जैसे आम जनता क्या करती है, वोट देती है। तो आम जनता अगर ये देखे कि अगर ये पार्टी क्या कर रही है, डायनेस्टिक सक्सेशन चला रही है, ये पार्टी मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल कर रही है, हम इसे वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो आम जनता जो है ना, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस, उससे क्या किया जा सकता है, पार्टीज को खुद रिफॉर्म के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि अब जनता जागरूक हो गई, अगर हम रिफॉर्म के लिए नहीं जागरूक होंगे, हम बदलाव नहीं लाएंगे, तो जनता हमें वोट ही नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ लॉ बना देने से क्या होगा, लोग लॉ के लूप होल्स ढूंढ लेंगे। समझ में आया? ओवर रेगुलेशन कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, रेदर पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड प्रेशर कैन मेक द डिफरेंस। फाइन। इनफैक्ट जैसे क्या होता है कि सुबह चाय की चुस्की के साथ जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार सब कीचड़ हो गया है पूरा का पूरा, राजनीति बहुत गंदी है, तो लेकिन राजनीति में सुधार आना चाहिए, तो उनसे बोलो कि भैया चाय छोड़ो और उस कीचड़ में उतरो। कीचड़ साफ करना है, तो जब तक आप कीचड़ में नहीं उतरोगे कीचड़ साफ नहीं होगा। तो यहां पे ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा कह सकते हैं रिलेवेंट है इन टर्म्स ऑफ द रिफॉर्म इन पॉलिटिकल पार्टीज। वो क्या है कि पीपल विलिंग फॉर रिफॉर्म शुड ज्वाइन द पॉलिटिक्स। तो कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा, दूर से छू छू करने से नहीं उड़ेगा कीचड़। ठीक है, तो दिस इज द वे फॉरवर्ड कि दोज हु वांट रिफॉर्म इन पॉलिटिकल parties, those who want reform in politics should join the politics. Fine. So this was the chapter. The problem of bad politics can be solved by more and better politics. तो जो bad politics की problem है उसको more politics और better politics से ही सुधारा जा सकता है, दूर नहीं भागना होगा उससे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितने लोग एक्टिव होंगे ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स उतनी वाइब्रेंट और ट्रांसपेरेंट होती चली जाएगी। Fine. This was the lovely amazing chapter. I hope you people enjoyed it.
थोड़ा सा आगे लंबा हुआ है, लेकिन वन शॉट में हमने पूरे हर एक टॉपिक को कवर करा है अच्छे से, सारे क्वेश्चंस बताते चला हूं। अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, इसके नोट्स वगैरह जो भी है सारा सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी अपडेट्स रहेंगी सेशन वगैरह से जुड़ी हुई, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, तो सब आपको ये जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से जैसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, यहां से आपको मिलती रहेगी। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।